गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम इस विषय पे बात करना चाह रहे हैं। वो अगर कल की वीडियो से आगे की स्टेप है। हम कल बात कर रहे थे पाठ्यक्रम निर्माण के प्रयोजनवादी परिप्रेक्ष्य। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम निर्माण का पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य। इसको दूसरे शब्दों में पुनर्संरचनावादी या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं। ये पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका क्या अर्थ है और पाठ्यक्रम निर्माण में इसकी क्या उपयोगिता है और इसकी क्या सीमाएं और दोष है। तो बात कर रहे हैं पुनर्संकल्पनावादी दृष्टिकोण की। तो इसके विषय में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम हर्बर्ट मैस्लो ने आत्म प्राप्ति के मानवतावादी सिद्धांतों का सिद्धांत विकसित किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास करने की, आत्म प्राप्ति के एक स्तर तक पहुंचने की तीव्र इच्छा होती है। एक व्यक्ति विशेष रूप से बच्चा सीखता है या सीखने का प्रयास करता है क्योंकि वह अंदर से प्रेरित होता है और उपलब्धि की भावना से अपने इनाम को प्राप्त करता है। आंतरिक पुरस्कार स्वयं के भीतर से पुरस्कार है और यह मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ है, जहां शिक्षा वास्तव में एक बच्चे के भीतर एक आवश्यकता पैदा करने के विषय में है और इस प्रकार आत्म प्रेरणा को पैदा करता है। यह दृष्टिकोण इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावाद या पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य या पुनर्संरचनावादी परिप्रेक्ष्य बालकों को पढ़ाने के लिए एक ऐसी सामग्री का चयन करता है जो मानवतावादी अथवा मानव हित में हो। इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि मानवतावाद या पुनर्संकल्पनावाद या पुनर्संरचनावाद किस तरह की पाठ्य सामग्री का चयन करता है। इस बात के अनुसार इस तरह की पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो कि बालक के जीवन के लिए सीधी प्रासंगिक हो या उसके दैनिक जीवन में उपयोग में आती हो। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मानवतावाद उन विषयों को पढ़ाने पर जोर देता है जो बालक के जीवन के लिए उपयोगी हो और उसको भावी जीवन की समस्याओं के समाधान करने में सक्षम बनाती हो। और इस बात के अनुसार या पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है वो जो है छात्र केंद्रित होनी चाहिए और इस तरह के शिक्षण और इसमें जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य एक इस तरह की मजबूत मानसिकता या तर्क को आगे बढ़ाता है कि कुल व्यक्ति जिसके अंदर संज्ञानात्मक ज्ञान, विकास, मिलनसार और यहाँ तक कि आध्यात्मिक आत्मा जो ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है। छात्रों की आत्मधारणा और आत्मसम्मान इस प्रक्रिया के आवश्यक कारक है। यह दृष्टिकोण एक ऐसे अस्तित्ववादी अभिविन्यास को दर्शाता है जिसमें समर्थकों का कहना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मौजूदा आदर्शों को संरक्षित करने के लिए शिक्षा को नियंत्रित करना नहीं है। इसके बजाय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्त विकल्प के माध्यम से पारस्परिक बहिष्कृत आदर्शों को समाज से मुक्त करना या समाज को बहिष्कृत आदर्शों से मुक्त करना, परिवर्तन और सुधार के साथ पुनर्निर्माणवादी अथवा संरचनावादी दृष्टिकोण अधिक चिंतित है। ये सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक मुद्दों की जांच करता है और उनको प्रभावित करते हुए वैचारिक मुद्दों को शामिल करने में अपने पाठ्यक्रम को बढ़ाता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग की तुलना में सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है। स्कूल को समाज का विस्तार माना जाता है इस बात के अनुसार, और उसे समाज के भविष्य को बदलने में सक्षम होना चाहिए। इस संदर्भ में या इस संकल्पनावादी दृष्टिकोण के जो शैक्षिक पक्ष हैं वो क्या कहते हैं कि एक तो उसमें चीज़ों को या परिस्थितियों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी सोचने और अनुभव करने पर जोर देता है। दूसरा जो इसका शैक्षिक पक्ष है वो है स्व अवधारणा, जिसका तात्पर्य ये है कि बालक को या बालक का व्यक्तित्व सकारात्मक एवं संगठित होना चाहिए। जो तीसरा इसका जो शैक्षिक पक्ष है वो है संचार, यानी कि बालक जो है स्वभाव से सकारात्मक और ईमानदार होना चाहिए। ये तो है रहे इसके शैक्षिक पक्ष। और ये जो पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य है ये बालक के अंदर कुछ व्यक्तिगत मूल्यों के विकास पर अधिक जोर देता है, जैसे सकारात्मक मूल्यों के विकास की सुविधा, यानी यह परिप्रेक्ष्य जो है इस तरह की पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराने पर जोर देता है कि बालक के अंदर सकारात्मक मूल्यों के विकास हो और वह स्वयं को जाने और जानने का प्रयास करे, उसके अंदर स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो और स्वयं को पहचानना सीखे और अपनी जो मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका सही आकलन करना सीखे और उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करे। साथ ही स्वयं को वास्तविक बनाना, ये जो पुनर्संकल्पनावादी जो परिप्रेक्ष्य है ये बालक के लिए इस तरह की शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराता है जिसमें कि बालक अपने आप को रियलिस्टिक बना सके, अपने आप को वास्तविक मानव के रूप में प्रतिस्थापित कर सके। ये तो रहे इसके शैक्षिक पक्ष। अब इसके व्यक्तिगत मूल्य। अब बात करते हैं कि ये किस तरह के अनुदेशनात्मक कार्य क्रियाकलापों को महत्व देता है। उसमें सबसे पहले है कि या इसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है या इसकी जो शिक्षण विधियां हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मानवतावाद सबसे पहले इस बात पर जोर देता है कि इसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। और दूसरा जो इसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति या बालक के अंदर सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो तथा सत्य मानव का निर्माण हो, अथवा एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो या इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालक के अंदर इस तरह के व्यक्तित्व का विकास किया जाए कि वह एक वास्तविक मनुष्य हो। अब बात करते हैं इस पाठ्यचर्या के गुण और दोषों पर। तो मैं सबसे पहले इसके गुणों पर बात करना चाहूंगी कि पुनर्संकल्पनावादी पाठ्यचर्या के गुण। इस पाठ्यचर्या में या इस पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात क्या है कि यह संकल्पना किसी भी शैक्षिक व्यवस्था पर लागू की जा सकती है जहां पर छात्र की व्यक्तिगत क्षमताओं तथा रुचियों को महत्व नहीं दिया जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये पाठ्य सामग्री या इस बात के अनुसार निश्चित किया गया पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या हर उस शैक्षणिक उसमें व्यवसाय में या हर उस शैक्षिक व्यवस्था पर लागू की जा सकती है जहां अभी भी शिक्षण कार्य जो वैदिक कालीन या परंपरावादी दृष्टिकोण से किया जा रहा है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इसे किसी भी प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था पर लागू किया जा सकता है। फिर बात करते हैं इसके दूसरे बिंदु पर, वो ये है कि यह छात्र या यह दृष्टिकोण शैक्षिक प्रक्रिया से
जुड़े सामाजिक लोगों को एक दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिससे वे छात्रों को उनकी आस्थाओं, उनकी क्षमताओं और उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षित कर सके। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि यह परिप्रेक्ष्य या पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य इस बात पर जो है जोर देता है या हमारे शिक्षकों को या उन सामाजिक लोगों को ये दिशा निर्देश देता है कि छात्रों को उनकी क्षमताओं, उनकी रुचियों और उनकी आस्थाओं के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। फिर ये जो इसका जो तीसरा बिंदु है या जो तीसरी इसकी विशेषता है वो ये है कि यह दृष्टिकोण भावी पीढ़ी में शिक्षा के माध्यम से अभिव्यक्ति कौशल, आत्म आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, निर्णय करने की क्षमता व व्यक्तिगत अवधारणा जैसे कौशलों के विकास पर जोर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दृष्टिकोण जो है बालक के अंदर उन समस्त योग्यताओं और क्षमताओं के विकास या कौशलों के विकास पर जोर देता है जो उसके व्यक्तिगत जीवन, उसके व्यवसायिक जीवन और उसके पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को एक सफल जो है व्यवसायी या एक सफल जो है अपने व्यवसाय के क्षेत्र में या व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि उसके अंदर अभिव्यक्ति कौशल हो, यानी अपने भाव और अपने विचार जो व्यक्त करने का उसके अंदर आत्मविश्वास हो और चीज़ों के प्रति एक निष्पक्ष आलोचनात्मक सोच से तात्पर्य है कि निष्पक्ष जो है सोच उसकी विकसित हो कि किसी भी घटना के या किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर वो निष्पक्ष होकर के सोच बना सकते। या दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या बालक के अंदर एक आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में सहायक होती है। समस्या समाधान और निर्णय करने की क्षमता, समस्या समाधान और निर्णय करने की क्षमता एक ऐसे बौद्धिक कौशल है जिसके आधार पर व्यक्ति जो है अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर जो है विजय प्राप्त कर सकता है और सही गलत का निर्णय करके एक सही निर्णय पर पहुंच सकता है। और साथ ही ये व्यवस्था जो है, ये शैक्षिक व्यवस्था या पाठ्यचर्या जो है बालक के अंदर व्यक्तिगत अवधारणा जैसे कौशलों के विकास पर जोर देता है। और इसके बाद इसकी जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो इस बात की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यह दृष्टिकोण सीखने के सूक्ष्म सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि से प्रभावित है। उदाहरण के लिए शिक्षक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार और सजग हो तथा इन कौशलों को विकसित करने में छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण तथा उनके व्यवहारिक प्रयोग में शिक्षक को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी ये प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के अनुसार ये शिक्षक की भूमिकाओं को गौण या द्वितीयक नहीं करता, बल्कि वो इस बात के लिए जो है जोर देता है कि शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी शिक्षक एक ऐसा सतर्क और एक ऐसा जिम्मेदार और एक ऐसा सजग व्यक्ति होना चाहिए जो अपने छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और छात्रों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार करे। साथ ही इस पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य के अपने कुछ सीमाएं भी हैं या उसकी अपनी कुछ जो है बाधाएं भी हैं। वो क्या है कि सबसे बड़ी जो मुश्किल है इस पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में वो ये है कि यह व्यक्तिगत विकास पर तो जोर देता है। यानी बालक का जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तिगत विकास पर तो जोर देता है, लेकिन क्योंकि बालक एक सामाजिक प्राणी है और समाज में और परिवार में और विद्यालय परिसर में वो केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, अभी तो उसको कई लोगों के साथ अंतर क्रिया करनी होती है, कई लोगों के साथ उसका अंतर व्यक्तिक संबंध होता है
साथ भी जो है एक इंटरेक्शन करना होता है और एक संबंध स्थापित करना होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने व्यक्तित्व गुणों के साथ दूसरों के व्यक्तित्व के गुणों के साथ सामंजस्य बैठाना इस बात के द्वारा बनाए हुए पाठ्यक्रम द्वारा संभव नहीं है। यानी इसमें व्यक्ति क्या होता है, बालक जो है क्या है, आत्म केंद्रित हो जाता है। वो अपने आत्म उन्नति पर तो ध्यान देता है, लेकिन उसके साथ साथ और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी चीजों पर वो ज्यादा विचार नहीं कर पाता। फिर इसका जो दूसरा जो सबसे बड़ी बाधा है इस पाठ्यक्रम की वो ये है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार सत्य अनंत है और उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो जब ये सत्यता पर जोर देता है, और ये तो सर्वविदित है कि सत्य अनंत है, इसकी अपनी कोई सीमा नहीं है। अगर इसकी ये अनंत है और इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है तो फिर हम इस पाठ्यक्रम की सीमाओं को भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इसके जो स्तर है उसको जो है हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो जब हम किसी चीज़ की जो है को निर्धारित नहीं कर सकते उसके अंतिम स्तर को, तो फिर वो ये व्यावहारिक रूप से उपयोग में लाने के लिए उपयोगी नहीं है। और इसका जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो बाधा है मुख्य रूप से कि ये बालक के व्यक्तित्व में या ये बालक के विवेकात्मक पक्ष को तो इतना महत्व नहीं देता है जितना उसकी भावात्मक पक्ष को महत्व देता है। यानी ये बात जो है जिस परिप्रेक्ष्य में बात करता है कि ये बालक के अंदर जो उसके जो विवेकात्मक पक्ष हैं या उसके जो बौद्धिक पक्ष हैं उन पर कम ध्यान देता है और भावनात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए हम केवल पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य जो है उपयोगी है, लेकिन उसमें जो उसकी जो बाधाएं हैं उस पर विचार करते हुए हम इसके कुछ ही जो है पॉइंट्स को और वैल्यूज को पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। थैंक यू।